Hello students, I'm Ma'am Bushra Shahzad Khan and the topic we will try to comprehend today is measuring organization effectiveness. So what is the keyword in the topic sentence? Yes, you are right, it is effectiveness. लिहाजा पहले इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं और फिर मजीद टॉपिक को हम इलेबोरेट करेंगे। आपको याद होगा शुरू के लेक्चर्स में हमने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस डिस्कस किया था और एक ग्रेट स्टडी किया था जिसमें हमने दो सिनेरियोस को बहुत एट लेंथ डिस्कस किया। द पिक्चर और इमेज नंबर 1 इज ऑल अबाउट ऑनलाइन बाइंग एंड द सेकेंड इमेज इज ऑल अबाउट टीचिंग एजुकेशन और यू कैन से द टीचिंग प्रोफेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों सिनेरियोस में हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को कैसे अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स रिमेंबर हमने चार क्वाड्रेंट्स या चार पॉसिबिलिटीज देखी थी। क्वाड्रेंट नंबर 1 इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी भी है और इफेक्टिवनेस भी है। क्वाड्रेंट नंबर 2 ये था कि एफिशिएंसी तो है लेकिन इनइफेक्टिवनेस है। क्वाड्रेंट नंबर 3 ये था कि इनएफिशिएंसी है लेकिन इफेक्टिवनेस है। और क्वाड्रेंट नंबर 4 बिल्कुल डिजास्टर्स सिचुएशन थी, ना तो एफिशिएंसी है ना इफेक्टिवनेस है, विच मीन्स इनएफिशिएंसी प्लस इफेक्टिवनेस। आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर्स को क्लिक करके स्टडी कर सकते हैं और वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। हम बॉटम लाइन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इफेक्टिवनेस के फिर मीनिंग क्या इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। इट मीन्स इफेक्टिवनेस टॉक्स अबाउट गोल अटेनमेंट, meeting desired results. It is a future oriented approach where you want to thrive, where you want to see yourself 5 years or 10 years down the line. इफेक्टिवनेस बात करती है ऑप्टिमाइजेशन की, जिसका मकसद ये है कि बेहतर से बेहतर, खूब से खूब तर की तलाश। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इफेक्टिवनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सवाल ये है कि अगर इफेक्टिवनेस गोल अटेनमेंट की बात करता है तो कंपनी के क्या क्या गोल्स हो सकते हैं जो कि वो अपने लिए बनाती है। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रोडक्टिविटी, it can be quality, it can be profit maximization, it can be decreasing turnover, it can be decreasing absenteeism, or it can be to become responsible member of community या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी किसी भी कंपनी का गोल हो सकता है। अब यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इफेक्टिवनेस को दो स्कूल ऑफ थॉट के तहत। पहला जो स्कूल ऑफ थॉट आपके सामने है दैट इज बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच और यहाँ पे आपको बेसिकली तीन वेरिएबल्स नजर आ रहे होंगे। आपने ऑलरेडी स्टडी भी किया है इन तीन वेरिएबल्स को। द फर्स्ट वन इज गोल अटेनमेंट, द सेकेंड वन इज इंटरनल प्रोसेस एंड द थर्ड वन इज बेसिकली द यू कैन से रिसोर्सेज। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो ये वही तीन वेरिएबल्स हैं जो सिस्टम थ्योरी में हमने डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 2 में, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन वाले चैप्टर में। सिस्टम थ्योरी में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी कि सिस्टम इज बेसिकली बेस्ड ऑन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बाद हमारे पास इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं और उसके बाद हमारे पास गोल अटेनमेंट या आउटपुट अचीव होता है। अब इन तीनों को वन बाय वन इलेबोरेट करते हैं और डिस्कस करते हैं। पहला जो इंडिकेटर आपके सामने है दैट इज बेसिकली गोल अटेनमेंट या दूसरे लफ्जों में हम इसको आउटपुट भी कह सकते हैं। यहाँ पर एंड्स या क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आई अगेन रिपीट, यहाँ पे क्वांटिटेटिव फिगर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की हम बात करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे हम मार्केट शेयर की बात करेंगे, यहाँ पे हम स्केलेबिलिटी की बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि स्केलेबिलिटी क्या है? स्केलेबिलिटी इज बेसिकली ग्रोथ इन साइज एंड क्लाइंट बेस। तो गर्ज ये कि गोल इंडिकेटर्स जो हैं या आउटपुट इंडिकेटर्स जो हैं वो बेसिकली एंड्स होते हैं और इन एंड्स को हम फोकस करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर फैक्टर यहाँ पे जो है या जो चीज़ मायने खेज है दैट इज बेसिकली द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। दूसरा इंडिकेटर हमारे सामने है दैट इज बेसिकली द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? दे आर बेसिकली द मींस और इनपुट्स, यानी कि रॉ मटेरियल हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, डेटा हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, लैंड हो गई, ये सब के सब आपके पास इनपुट हैं। सो
एक और इम्पॉर्टेंट चीज रिसोर्सेज के हवाले से, दे आर स्केर्स, वी ऑलरेडी नो रिसोर्सेज आर स्केर्स, सो दे शुड बी एलोकेटेड एंड यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। इंडिकेटर है हमारे पास, दैट इज बेसिकली ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और जब आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करेंगे इंटरनल प्रोसेस में, तो इसका मकसद क्या हुआ? इट मींस यू नीड और यू से दैट देयर शुड बी नो आइडल इन्वेंट्री, वेस्टेज कम से कम हो, एरर्स कम से कम हो, डिफेक्ट्स कम से कम हो आपके प्रोडक्ट में, कस्टमर की कंप्लेंट्स कम से कम होनी चाहिए, और कॉस्ट पर यूनिट भी रिड्यूस हो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हम बेसिकली दो स्ट्रैटेजीज के तहत पढ़ेंगे। One is lead time and second is just in time strategy. Students, I again repeat, आपको infographic में नजर भी आ रहा होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है या किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने हैं, वन इज लीड टाइम एंड सेकेंड वन इज जस्ट इन टाइम। अब सवाल यह है कि लीड टाइम क्या होता है? Lead time is basically, it is the time it takes to create a product and deliver it to the customer। वो टाइम जहां पे आप प्रोडक्ट क्रिएट करना शुरू करें, प्रोडक्ट की कॉमेंसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करें टिल इट इज डिलीवर्ड टू द एंड यूजर, वो जो पूरा टाइम पीरियड है वो आपका लीड टाइम कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये रेज होता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका लीड टाइम या तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है। इट कैन बी बेसिकली लैक ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ब्रेकडाउन हो सकता है, लेबर शॉर्टेज हो सकते हैं, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कैलेमिटी भी हो सकती है। अच्छा, द सेकेंड वे टू अचीव बेसिकली ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज जस्ट इन टाइम स्ट्रैटेजी है। क्वेश्चन ये रेज होता है कि जस्ट इन टाइम स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट इज बेसिकली ऑन डिमांड प्रोडक्शन। आई अगेन रिपीट, इट इज ऑन डिमांड प्रोडक्शन, यानी कि आपके पास कंपोनेंट्स बिल्कुल रेडी हैं, जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा कंपोनेंट्स को असेंबल कर दिया जाएगा और आपको वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि आइडल इन्वेंट्री जो है वो रिड्यूस हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, और वॉलमार्ट भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करता है अपने वेयर हाउसेस में। अब हमने डिस्कस करने हैं बेसिकली ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स हम ट्रेडिशनल अप्रोच के डिस्कस करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इस साइक्लिक पिक्चर या इन्फोग्राफिक को देखेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिकली रूट्स हमें सिस्टम थ्योरी में मिलते हैं, ये बात तो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर ली। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच के जो डीमेरिट्स हैं या कॉन्स हैं वो ये कि ये अप्रोच बात करती है नैरो पर्सपेक्टिव की, सिर्फ जो है फाइनेंशियल गोल्स या टेंजिबल गोल्स को ही या क्वांटिटेटिव फिगर्स को ही कंसिडर किया जाता है, यानी कि हार्ड इंडिकेटर्स को कंसिडर किया जाता है, सॉफ्ट इंडिकेटर्स पे इग्नोरेंस दी जाती है। यहाँ पे बेसिकली तीनों फैक्टर्स जो हैं वो आइसोलेशन में काम करते हैं, दे आर नॉट इंटीग्रेटेड, दे डू नॉट वर्क इन हार्मनी। इट मीन्स कि जो आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच है वो आपको काफ़ी हद तक लिमिटेड व्यू प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वर्कफोर्स एम्पावरमेंट की बात नहीं हो रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस अप्रोच की इतनी नेगेटिविटी है और इतने गैप्स हैं, तो क्या गैप को फिल करने के लिए कोई नई अप्रोच भी प्रपोज की गई है? येस और नो? वी हैव टू चेक इट आउट। सो द नेक्स्ट और द कंटेम्प्रेरी अप्रोच जो कि ट्रेडिशनल को रिप्लेस करती है, वो अप्रोच है हमारे पास बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच सिर्फ आपके हार्ड इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करती, यानी कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं देती, बल्कि इट गिव इंपॉर्टेंस टू अदर पैरामीटर्स एज वेल। जैसे कि आपको इन्फोग्राफिक में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे फाइनेंशियल और बिजनेस प्रोसेसेस तो ट्रेडिशनल से ही अडॉप्ट किए गए हैं, लेकिन दो नए फैक्टर्स यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लर्निंग एंड ग्रोथ को भी ऐड किया गया है। और लर्निंग एंड ग्रोथ को तो हम जानते हैं, इट टॉक्स अबाउट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ मैन पावर। फर्दर हम जो है अब बैलेंस स्कोर कार्ड के मेरिट्स को या बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। जो ट्रेडिशनल के डी मेरिट्स थे वो ऑब्वियस सी बात है कि बैलेंस स्कोर कार्ड के मेरिट्स होंगे या बेनिफिट्स होंगे। बेसिकली इट गिव्स यू अ होलिस्टिक व्यू, आई अगेन रिपीट स्टूडेंट्स, इट गिव्स यू अ होलिस्टिक व्यू, कंप्लीट पिक्चर आपको देता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का कंसर्न जो है वो यहाँ पे एड्रेस किया जाता है। ऑल 4 फैक्टर्स यानी कि इंटरनल प्रोसेस, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कस्टमर्स
एंड लर्निंग एंड ग्रोथ जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, दे ऑल आर इंटीग्रेटेड। फिर यहाँ पे सॉफ्ट इंडिकेटर्स को भी हाईलाइट किया गया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाता है मल्टीपल एंगल से। तमाम तरह स्टेक होल्डर्स के कंसर्न को जो है वो इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे वो ओनर्स हों, एम्प्लॉयज़ हों, कस्टमर्स हों, सप्लायर्स हों, क्रेडिटर्स हों, लेबर यूनियंस हो, गवर्नमेंट हो या कम्युनिटी हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच की जो जिसे कहना चाहिए एप्लीकेशन क्या हो सकती है, या वो कौन सी कंपनीज हैं जो अपने पास अपनी कंपनी में एग्जीक्यूट करती हैं बैलेंस स्कोर कार्ड को। बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे और जिसे कहना चाहिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स कंसिडर नहीं करेंगे। एज यू कैन सी इन द इमेज, आपको इमेज में एक मिकी माउस या एक अम्यूजमेंट पार्क नजर आ रहा होगा। Any guesses what is the company all about or what is the name of the company? Yes, you are right. We are talking about Disneyland. अब सवाल ये पैदा होता है कि डिज्नीलैंड 4 फैक्टर्स को बैलेंस स्कोर कार्ड के किस तरीके से अप्लाई करता है। सो स्टार्टिंग विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कैसे देखेगा? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इस तरीके से देखता है कि ये देख रहा कि आपके कितने एसेट्स हर साल इंक्रीज हो रहे हैं या एड ऑन हो रहे हैं। फिर ये देखना कि आपके एनुअल रेवेन्यूज कितने बने, शेयर प्राइस आपकी क्या चल रही है, क्या नए शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं या आपके शेयर्स को खरीद रहे हैं या नहीं। तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 2, इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में देखा जाएगा कि बेसिकली डिज्नीलैंड अपनी ऑपरेशनल एक्सीलेंसी को कैसे बरकरार रखता है या मेंटेन रखता है, क्या सर्टिफिकेशंस हासिल किए हैं उसने, क्या एक्कोलेड्स उसने बेसिकली हासिल किए हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स भी कोट की हैं, वाटर कंजर्वेशन या रिसाइकलिंग के हवाले से ग्लोबल लेवल के अवार्ड्स भी डिज्नीलैंड को दिए गए हैं अपनी सर्विसेज पे। उसके बाद राइट्स की टेस्टिंग का क्या क्राइटेरिया है, राइट्स की मेंटेनेंस का क्या क्राइटेरिया है, रिफर्बिशमेंट स्केड्यूल कितना फ्रिक्वेंटली फॉलो होता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें इंटरनल प्रोसेस में कोई भी कंपनी चेक करेगी या डिज्नीलैंड या कोई भी अम्यूजमेंट पार्क चेक करेगा। थर्ड एस्पेक्ट हमारे पास है कस्टमर। कस्टमर जो है वो काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट जिसे कहना चाहिए पोजीशन है अम्यूजमेंट पार्क या डिज्नीलैंड के लिए। यहाँ पे मोटिव डिज्नीलैंड का ये है टू प्रोवाइड मैजिकल एक्सपीरियंसेस टू द कस्टमर। वो समझते हैं कि उनके लिए हर कस्टमर इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज़ आर ट्रेन्ड इन अ वे कि वो जैसे ही किसी गेस्ट को कंफ्यूज पाते हैं उसको फ़ौरन कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर फर्दर ये कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हर राइड, हर शो, हर ट्रेन उनका बहुत टाइमली मैनेज होता है और अगर कोई चीज़ लेट भी हो जाए तो उसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट की जाती है। वो अपने स्टैट्स एंड फिगर शो करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हवाले से कि जो फर्स्ट टाइम विजिटर्स हैं तकरीबन उनका 70% रिटर्न रेट उन्होंने विटनेस किया है या ऑब्जर्व किया है। फर्दर वो अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस भी देते हैं। कैसे देते हैं वो चेक कर लेते हैं। एंट्रेंस पे वो अपने कस्टमर को बैजेस प्रोवाइड करते हैं और वो ये बैजेस हाईलाइट कर रहे होते हैं कि कोई भी कस्टमर किस पर्पस के तहत डिज्नीलैंड में या अम्यूजमेंट पार्क में सेलिब्रेशन के लिए आया है। लाइक वो अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो बैजेस पे वो बर्थडे और उसका नाम मेंशन होगा। रिटायरमेंट सेलिब्रेट कर रहा है तो रिटायरमेंट फैक्टर और उस कस्टमर का नाम मेंशन होगा। अपना मैरिज जिसे कहना चाहिए सेलिब्रेट कर रहा है तो वो चीज़ मेंशन होगी आपके बैजेस पे। यूज़र फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशंस भी या एप्स भी प्रोवाइड कर दी हैं जिसमें या वो एप्स बताती हैं कि पूरे डिज्नीलैंड की डायरेक्शन क्या है, किस शो का क्या टाइम है, पार्किंग आवर्स क्या हैं, किस राइड की क्या टाइमिंग्स हैं, डाइनिंग रिजर्वेशन करवानी है। ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ उस मोबाइल ऐप, यूज़र फ्रेंडली मोबाइल ऐप के तहत कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। डिसेबल लोगों को या हैंडीकैप लोगों को भी बहुत बखूबी अकोमोडेट किया जाता है। नेक्स्ट इज बेसिकली द लास्ट फैक्टर इज लर्निंग एंड ग्रोथ, जिसका ताल्लुक जो है वो एम्प्लॉयज़ से है, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग से है, एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट से है। एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय नहीं कंसिडर किया जाता, उनको कास्ट मेंबर्स कंसिडर किया जाता है कि वो एक शो के कास्ट मेंबर्स हैं और अपना अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। सो they feel delighted, so they can delightfully basically handle the customers. एम्प्लॉयज़ को ट्रेन इस तरह से किया जाता है कि उन्हें तमाम तर शोज़ का, तमाम तर स्केड्यूल का, तमाम तर डायरेक्शंस का पता होता है और
ताकि वो अपने कस्टमर को, दे आर वेल वर्स विद द एंटायर स्केड्यूल ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क, ताकि वो अपने कस्टमर को बेहतर तौर पे फैसिलिटेट कर सकें। सेकेंड एग्जाम्पल जो बैलेंस स्कोर कार्ड की हमारे सामने है, यू कैन इजिली सी एंड रिकग्नाइज कि सेक्टर हमारे पास कौन सा है। और अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये चारों इंडिकेटर्स कैसे अप्लाई होते हैं। स्टार्टिंग विद द फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, आप इमेजिन कर सकते हैं कोई भी नाम, लाइक टोयोटा हो गई, लाइक आपके पास होंडा हो गई। वो क्या चीज़ें देखेगी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में, उनके प्रॉफिट मार्जिन क्या रहे, उनकी एनुअल रेवेन्यूज क्या रहे, उनके टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रही, और रिलेटिव मार्केट शेयर अगेंस्ट देयर कंपेटिटर्स, उन्होंने कितना मार्केट शेयर गेन किया पूरी एंटायर इंडस्ट्री के सामने। नेक्स्ट इज इंटरनल प्रोसेस। अगेन इंटरनल प्रोसेसेस में क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, ऑटोमोबाइल या व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने में लीड टाइम क्या रहा, रिपेयरिंग टाइम क्या रहा, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर कार रिड्यूस होने चाहिए, और एवरेज टाइम क्या लगता है टू असेंबल वन कार और वन यूनिट। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है हमारे पास कस्टमर्स, लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यू ऑलरेडी नो उसके लिए कस्टमर रिव्यूज या फीडबैक या सर्वे करवाए जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लर्निंग एंड ग्रोथ, जिसका ताल्लुक जो है वो मैन पावर से है या वर्क फोर्स से है। एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को मुमकिन बनाया जाए। अगर कोई एम्प्लॉय कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो क्या उस इनिशिएटिव पे कंपनी ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, टेक्नोलॉजी रेडीनेस क्या है उस कंपनी के पास, और एम्प्लॉयज़ का नॉलेज या स्किल लेवल किस तरीके से ब्रश या पॉलिश किया जाता है। थर्ड जो हम फैक्टर देखेंगे या थर्ड जो सेक्टर हम देखेंगे और जिस पे हम बैलेंस स्कोर कार्ड की एप्लीकेशन देखेंगे, यू कैन इजीली इमेजिन दैट इज बेसिकली हायर एजुकेशन सेक्टर। आई अगेन रिपीट, हायर एजुकेशन सेक्टर। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या देखे जाएंगे कि स्टूडेंट एनरोलमेंट क्या है, फंड रेजिंग स्टेक होल्डर्स के थ्रू कैसे होती है, इंडाउमेंट फंड क्या है किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास। इंडाउमेंट फंड होता है बैकअप फंड, ठीक है जी। यानी कि फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास ऑपरेशनल जिसे कहना चाहिए एक्सपेंसेस मीट करने के लिए पैसे नहीं है, तो आपके पास बैकअप में इतना फंड होने चाहिए जिसको हम इंडाउमेंट फंड कहते हैं, जिससे आप अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कंटिन्यूस बेसिस पे हैंडल कर सकें। रिसर्च ग्रांट्स आपको कौन कौन दे रहा है, यूएसएड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और यूनेस्को वगैरह के इदारे हैं जो कि रिसर्च ग्रांट्स देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, पर्टिकुलरली जिसे कहना चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। फिर क्या आपके कोई जॉइंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो उस पे भी आप अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल प्रोसेस है। किसी भी इंस्टीट्यूशन के या यूनिवर्सिटी के इंटरनल प्रोसेस हम क्या देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन प्रॉपरली हो रहे हैं, स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइन अप हुई हुई हैं, एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन्स होती हैं, क्या करिकुलम को वक्त के साथ साथ डिवेलप किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को वहाँ पे इंडक्ट किया जा रहा है, क्या वक्त के साथ साथ नए प्रोग्राम्स कोर्सेज या कैंपसेस को स्टार्ट किया जा रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर्स एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स की बाकायदा से ट्रेनिंग होती है, बाकायदा से उनकी जिसे कहना चाहिए उनको हेल्प आउट किया जाता है कि उन्होंने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को स्टार्टअप को लेके चलना है, क्या इंडस्ट्री के साथ लाइजॉन हो रहा है। रिव्यू मीटिंग्स, अकेडमिक रिव्यू मीटिंग्स भी बहुत ज़रूरी हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आपने अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को पर्पस बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, जहाँ पे प्रॉपर जिसे कहना चाहिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाइब्रेरीज हो, प्रॉपर कंप्यूटर लैब्स हों, और आपके पास प्योर साइंसेस की लैब्स मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट हमने देखना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से या यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, दैट इज़ बेसिकली लर्निंग एंड ग्रोथ। इसका ताल्लुक फैकल्टी या स्टाफ से है। आपकी वर्क फोर्स की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, क्या आप उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, क्या आप उनको सेमिनार्स देते हैं, क्या आप उनको वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं, आपके फैकल्टी मेंबर्स का रिसर्च आउटपुट क्या है, वो कितनी कॉन्फ्रेंसेस को इंटरनेशनल लेवल पे जाके अटेंड करते हैं, क्या बेस्ट परफॉर्मेंसेस पे एक्सेलेंसी अवार्ड दिया जाता है, ताकि एम्प्लॉयज़ का, फैकल्टी मेंबर्स का, स्टाफ मेंबर्स का मोटिवेशन लेवल इन्हांस हो सके, क्या इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ मेंबरशिप की हुई है, और क्या सर्टिफिकेशन टीचिंग मेथडोलॉजी के हवाले से प्रोवाइड की जाती हैं या नहीं।
नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है, यहाँ पे मैं कस्टमर को नहीं हाईलाइट करूँगी, मैं यहाँ पे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लूँगी और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम स्टेक होल्डर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन भी देखेंगे, यहाँ पे हम एलुमनाई की सेटिस्फेक्शन भी देखेंगे, यहाँ पे हम इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स को भी देखेंगे, यहाँ पे हम ग्रेजुएशन का ड्रॉप आउट रेशो भी देखेंगे, यहाँ पे हम इंडस्ट्री को भी फोकस करेंगे क्योंकि वो भी हमारा स्टेक होल्डर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है कि एम्प्लॉयबिलिटी रेशो क्या है स्टूडेंट्स का और एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव आपके स्टूडेंट्स के बारे में क्या है। प्लस हम स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे भी देखेंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्रीडिटेशन स्टेटस के बहुत सारी जो एक्रीडिटेशन बॉडीज़ हैं उन्होंने क्या कैटेगरी आपके इंस्टीट्यूशन को या यूनिवर्सिटी को ऑफर की है या अवॉर्ड की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एप्लीकेशन हम देखेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड की 4 इंडिकेटर्स को हाईलाइट करेंगे। द सेक्टर इज यू कैन इजिली इमेजिन इट्स फार्मास्यूटिकल। पहला एस्पेक्ट फाइनेंशियल, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, आपने कितना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया है, कितने सब्सिडरी यूनिट्स स्टार्ट कर लिए हैं, आपने कितने पेटेंट्स गेन किए और कितने पेटेंट्स को रिन्यू करवाया, आपका एनुअल रेवेन्यू क्या है, और ये बात जैसे अभी ऑलरेडी डिस्कस हुई, आपने कितने नए वैक्सीन या कितने नए ड्रग्स को एड ऑन किया। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपके पास पेटेंट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम प्राइसिंग भी चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वर्कर्स को सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करें, हाइजीनिक कंडीशंस प्रोवाइड करें, सप्लाईज की टाइमली डिलीवरी हो, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और आपके ड्रग्स की क्वालिटी अश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि वो चीज़ कस्टमर के पास जाए और कोई बहुत बड़ा कोई मिसहैप क्रिएट हो जाए। जैसे कि हमने टेलेनॉल के केस में हम देख सकते हैं कि टेलेनॉल के केस में जो उसकी पैकेजिंग थी उसको टैम्पर किया गया और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स, 7 to 8 डेथ्स जो हैं वो अमेरिका में हुई थी। ये बेसिकली वाकया है 1980s का। उसके बाद हम कस्टमर को देखेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे पेशेंट जो है वो कस्टमर है, उसका रिकवरी रेट क्या है और वो ड्रग कितनी इफेक्टिव है ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आप अपने एम्प्लॉयज़ की लर्निंग एंड ग्रोथ पे फोकस करेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है, लैब फैसिलिटीज़ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, R&D अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए अपने फार्मासिस्ट को, अपने केमिस्ट को, ताकि वो बेहतर तरीके से ड्रग्स को विदाउट एनी डिफेक्ट्स प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में, कोई भी पिल्स जो है वो मार्केट में ला सकें। लास्ट में एक ब्रीफ ओवरव्यू या क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं व्हाट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर, मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। हमने बेसिकली दो स्कूल ऑफ थॉट्स डिस्कस किए कंपनी की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच है। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के डीमेरिट्स पढ़े और हमने बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच के मेरिट्स पढ़े और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी बेसिकली सॉ और वी बेसिकली स्टडीड द एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड इन इंडस्ट्री, जिसमें हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखा, एजुकेशन सेक्टर देखा, डिज्नीलैंड एज एन अम्यूजमेंट पार्क देखा और हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर से एग्जांपल्स ली। थैंक यू।